अस्सलाम वालेकुम। यार धुआं धुआं ज़्यादा नहीं हो गया? रिकॉर्डिंग सही है? दरवाज़ा वरवाज़ा खोल दो, खिड़कियाँ भी खोल दो थोड़ी देर। चलें, चलने दें। नज़र तो आ रहा है ना फ़िलहाल? अच्छा जी, ऑनलाइन वालों, आज इन्होंने कोई शरारत की है, यहाँ पे कोई केक कूक काटा है, तो उस वजह से वो केक आजकल पता है आपको धुएं के अलावा कटते नहीं हैं, तो क्लास में काफ़ी धुआं हो चुका है। आज वैसे मैंने अपनी क्लास जो है वो ना करने का इरादा किया था। लास्ट लेक्चर कल होना था और मेरा दिल था कल 109th लेक्चर लास्ट हो, 110 ना हो। लेकिन अब किस्मत की बात है, तबीयत मेरी थोड़ी सी डाउन थी, लेकिन बच्चों ने कोई यहाँ पे छोटी सी सेरेमनी रख दी तो मुझे आना पड़ गया। तो फिर मैंने कहा चलो एक सवाल करवा देता हूँ लेबर का, और लगा मुझे कि टेक्निकल सवाल है, थोड़ा जो रूटीन से हट के है। और लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह अब कल होगा 110वां, जिसमें मैं आपको कॉस्ट लॉ ऑफ प्रोडक्शन और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का भी एक आधा सवाल करवा दूंगा, एहतियात के दर्जे में रहते हुए, पैड़े वेले का पता नहीं लगता। बाकी रिवीजन फिर मैं अगले 10 दिन के अंदर करूँगा, 2 दिन में करूँ, 3 में करूँ, और उसमें जो आ सकेंगे लाहौर वाले आ जाएंगे, जो आउट स्टेशन वाले हैं उनको मैं लेक्चर अवेलेबल कर दूँगा और उनको शेयर भी कर दिया करूँगा लिंक, ठीक है। उसमें कोई नया काम हमने बिल्कुल नहीं करना, जो काम है हमने सारे कर लिए हुए हैं। कोई एडिशनल चीज़ें हैं, कोई एक आधा सवाल कर लिया, कोई रिसेंट टाइम का सवाल उसमें नहीं हुआ था तो वो कर लिया, इस तरह के काम करके थोड़ा सा एक तो रिवाइज़ कर लेंगे, कोई कमी बेशी हुई तो वो दूर कर लेंगे। कोशिश करूँगा कि कोई थ्योरेटिकल चीज़ें लगी मुझे कि करने वाली हैं तो उनको भी जो वो मैं आपको शामिल कर दूँ। लेकिन इस सारे प्रोसेस में 10 से 15 दिन लग जाएंगे फरवरी के, तो आपने उसका वेट नहीं करना। मैं मतलब तैयारी करता रहूँगा साथ साथ आपके लिए भी और अपने लिए भी, और चीज़ें आपको देता रहूँगा। आप लोग अपनी रूटीन से जो आपको मैंने रिवीजन के क्वेश्चंस बताए थे उन्हीं में कुछ ऐड लेस करके मैं आप बैठूँगा। आज सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं आपको रिवीजन प्लान शेयर कर दूँ। रिवीजन प्लान जैसे ही आपको मिल जाए आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दें, और जो रिवीजन क्लास आपको आती रहे वो आप लम्हे पढ़ के बेड पे बेशक सुनते रहें, लेकिन वो सुकून से जब रिलैक्स करना हो वो क्लास आप ले लिया कीजिएगा। लेकिन रिवीजन को नहीं रोकना इसलिए कि जी ये टॉपिक्स होंगे ही नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्टैंडर्ड जो रिवीजन प्लान शेयर करूँ उसी के हिसाब से ही मैं रिवीजन की क्लासेस भी आपके साथ करता रहूँ। बाकी देखते हैं, ये सारी चीज़ें तो प्लानिंग में होती हैं, वादा कोई नहीं है, इरादा है, ठीक है। पढ़ा मैंने आपको वैसे सारा कुछ दिया है, तो अगर तसल्ली के लिए कुछ टाइम और मैं दे सका तो मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं यही मैंने अर्ज़ किया अभी कि मैं इन्हीं 8-10 दिनों के अंदर उम्मीद है ये भी भेज दूंगा। नोट्स क्या होने हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हुई हैं, कमी बेशी जो लगेगी या जो की भी हुई हैं वो कहीं पे लिखी हुई जो है वो आपको मिल जाए तो ज़रा बेहतर है। 2-4-5 सफ़े आ जाएंगे आपको, ठीक है। ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो मैं PDF में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, अगर हो गए तो वो भी ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए टाइम काफ़ी चाहिए और ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनको क्लोज़ करना होता है, तो इसलिए चीज़ें जो हैं वो आती रहेंगी। ग्रुप में तंग ना कीजिएगा, जैसे जैसे चीज़ें बनती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर कर लिया करूँगा, ठीक है। और अंकल, ये एक सवाल है जी स्प्रिंग 11 का, इससे पिछले जो सवाल हैं इनका सलूशन शेयर करूँगा। मुश्किल नहीं थे ये सवाल, इनको मैंने देखा, पहले मैंने सोचा आते हुए कि यार इन्हीं में से कोई करा देता हूँ, थोड़ा आ ही रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, सिर्फ आगे केक तो नहीं काटना चाहिए। तो उसके बाद फिर जब इन सवालों को देखा तो ये कोई इतना जानदार नहीं लगे, तो फिर मैंने ये सवाल ज़रा जो है वो उनसे कहा कि ये मैंने टाइप करवाए हुए थे इनसे, ये सवाल फिर मुझे ज़रा बेहतर लगा तो ये कर लेते हैं। ज़रा टेक्निकल है, होना आधे घंटे में है, जब FAR 2 की क्लास का टाइम हो तो बेशक FAR 2 वाले उठ जाइएगा। आज थोड़ी क्लास लेट हो गई, सवाल तो मुझे पूरा करवाने दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है सवाल की, इवेल्यूएट, कल लास्ट क्लास होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहता है अभी, लास्ट टाइम उसमें से आगे चैप्टर में से। इवेल्यूएट द अबव ऑप्शन एंड एडवाइज द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन। जिन्होंने जाना है हॉस्टल वाले, वाकई में जिनका नोटिस हो गया है, वो कल उनको ऑनलाइन मिल जाएगी क्लास, वो चले जाएं बेशक आज, लेकिन क्लास आखिरी कल होगी। सेंटोरस लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड 2022 के अंदर, नहीं ये तो अटैम्प्ट गलत, ये तो मैं अच्छा सवाल ही दूसरा देख लूँ। ज़िरकॉन लिमिटेड, वो तो आसान था, ये रिसेंट वाले सवाल जो ना आसान है, लेकिन आप ज़रा गौर फरमाएं कैसे मिलते जुलते सवाल हैं, कैसे मिलता जुलता सवाल है। ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ये चेक करें, ये आसान है निस्बतन उसके जो अब करवाने लगा हूँ, ठीक है ना। तो वो इसलिए पहले करवा रहा हूँ, फिर इसके सॉल्यूशंस शेयर कर दूंगा।
उस लिस्ट के अंदर मैं अब ये खुद ऐड कर दूंगा जो आपने भेजी है, क्योंकि ये दो के ऑप्शन, ये दो सोल्यूशन लिखे हुए हैं आपने ऑलरेडी उसमें। चलें चलें, अच्छी बात है, ये मैं खुद ऐड कर लूँगा, ये तो आखिरी है ना जी। ZL मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाईज फुटबॉल्स। रिक्वायरमेंट है इवेल्युएट द अबव ऑप्शन इन कंट्रास्ट विद, इन कंपैरिजन विद एग्जिस्टिंग स्कीम एंड एडवाइज द मैनेजमेंट अबाउट मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। कहता है कि जी कंपैरिजन करें, कंपेयर करें, ठीक है जी। एग्जिस्टिंग स्कीम कोई होगी ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, और एडवाइस करें, एडवाइस ज़रूर करना है एंड पे, एक आध नंबर इसका भी होता है, ठीक है। मैनेजमेंट को कौन सा मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन है। इकोनॉमिकल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जिसकी लोएस्ट कॉस्ट होगी इन ऑप्शंस में से, लोएस्ट कॉस्ट वाला। जैसे एक बात है, बंदा हिम्मत करके आ जाए ना, आप लोगों को देख के वैसे ही बंदा जो है ना सेट हो जाता है। FR2 वालों को कह दो आज उनकी क्लास होगी। आना ही औखा होता है निकल के बिस्तर तो। ZL manufactures and supplies footballs for both domestic and international markets. Following information is available from the company's records. Number of skilled workers 250 हैं, ये number of skilled workers हैं, और स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स। इसमें थोड़ा सा आपको एक आधा पॉइंट ऐसा भी नज़र आएगा जो क्लियर कर देगा वो इंजीनियर वाले सवाल को भी, ठीक है। वहाँ पे एक पॉइंट जो टेस्ट हुआ है यहाँ पे भी है। अच्छा जी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम कंपनीज रिकॉर्ड्स। नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स 250, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ। ये कौन सा स्टैंडर्ड है। ICAP ना कभी कभी इस तरह का धोखा देता है, बच्चों को परेशान करता है। ये डाटा के अंदर ना इस किस्म के अल्फाज यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कहा था, बजट पर यूनिट के साथ लगा देते हैं। इस तरह की बातें मतलब अक्सर हो जाती हैं। मुझे बताएं, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ ये नॉर्मल कैपेसिटी है, कैसे पता लगा आपको। पर मंथ दिया हुआ है, माशाल्लाह आप लोग मतलब खुद भी समझ गए हैं थोड़ी बहुत ICAP की फनकारियाँ। ये जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स की बात कर रहा है। धोखा दिया उसने थोड़ा सा बच्चों को परेशान करने के लिए, स्टैंडर्ड का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहिए था उसको, ठीक है जी। लेकिन चूँकि पर मंथ है, पर वीक है, पर एनम है, तो ये हमेशा नॉर्मल जो है वो उसको कैपेसिटी को, नॉर्मल वर्किंग आवर्स को जब प्रेजेंट कर रहा होता है तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स। ये चाय तो मेरी तरफ से है ना, क्यों। नहीं 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 नहीं, ये चाय मेरी तरफ से। कल तुम आओगे, तू साथ कुछ और भी कर लेना। आ ज़रूर जाना यार है। कौन कौन आएगा कल। कल मुझे बड़ी माशाल्लाह एकदम से मेरी तो ये सेट हो गई है जी। लेकिन फिर भी ये मेरी तरफ से बस काफ़ी हो गया मुझे ऑलरेडी, तो बस कल भी कर लेना यार। ओके ना, नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स वो पर मंथ दे रहा है, लेकिन पर मंथ जो है उनको आपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स उसने दे रहा है, पर मंथ उसे दिए, इसको आप नंबर ऑफ वर्कर से मल्टीप्लाई कर दें। नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर मंथ निकालने हैं, टोटल कितने बनेंगे 200 वर्कर्स हैं, और स्टैंडर्ड यानी नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर मंथ कितने हैं 200, तो कितने बने टोटल। अच्छा, अब ये ना कह देना कि सर ये सबके ही दिए होंगे। पूरे महीने में 250 बंदों ने 200 घंटे काम करना है, तुक बनती है। जब भी कभी इस तरह से दे देना, ये वो एक सवाल पता नहीं, अगर नहीं भी गया तो मैं रिवीजन क्लास के अंदर ले आऊँगा। एक वो ग्रेड वाइज है सवाल, मेरे ख्याल में नहीं आपको दिया मैंने। खैर चलें, जब भी कभी इस तरह से नंबर ऑफ़ वर्कर्स दे दे और आवर्स दे, तो आपने नंबर ऑफ़ वर्कर्स और आवर्स को मल्टीप्लाई करना है, उसे को आ जाओ पढ़ लो बस, ठीक है। हाँ बस बैठ जाओ। तो ये 50,000 आवर्स क्या हैं जी, ये 50,000 आवर्स क्या हैं जी, नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर मंथ, ठीक है जी। ये 50,000 आवर्स क्या हैं जी, पर मंथ, ओके। ये भी निकालना ज़रूरी था शुरू में ही, नॉर्मल वर्किंग आवर्स। ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ें जी। भाई FR2 क्लास का टाइम जब हो प्लीज़ उठ जाइएगा, मुझे छेड़िएगा नहीं, ये सवाल मैंने पूरा करना है, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह मैक्सिमम अब से आधे घंटे में। तो आखिरी 5-7 मिनट में सिर्फ डिसीजन मेकिंग जो रह जाएगी वो थोड़ी सी, वो फिर देख लीजिएगा। आज वाला लेक्चर भी हो जाएगा अवेलेबल। वैसे अगर सर से 10 मिनट मिल जाएँ असगर
तो क्या ही बात है। सर वो कहेगा कि सर वो बच्चों ने कुछ कर लिया था, सर ने सवाल शुरू कर दिए, कह रहे हैं अगर आज 9 बजे शुरू हो जाए तो शाम को फिर पढ़ाते रहिएगा मेरी कोई क्लास में। अच्छा जी, 50,000 आवर्स पर मंथ निकला है। एक्चुअल आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1.5 है। स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर 42 रुपीज़ है और वेरिएबल ओवरहेड रेट, वेरिएबल ओवरहेड का सिर्फ रेट दिया हुआ है पर आवर, ठीक है। आई कहता है द कंपनी मैन्युफैक्चर्स 40,000 फुटबॉल्स पर मंथ। तो इसका मतलब अगर एक्चुअल आवर्स दे रहा है पर यूनिट और नीचे यूनिट्स बता रहा है, कंपनी मैन्युफैक्चर करती, बस अब बंद कर दें, मेरे ख्याल से शोर आने लग गया। तो टोटल एक्चुअल आवर्स निकाल सकते हैं आप यहाँ पे। टोटल एक्चुअल आवर्स कितने होंगे जी? टोटल एक्चुअल आवर्स बताएं जी, टोटल एक्चुअल आवर्स बताएं जी, जल्दी शाबाश। 60,000 कैसे निकला जी? 1.5 आवर्स पर यूनिट इंटू 40,000 यूनिट्स, तो ये बन गया जनाब 60,000 कह रहे हैं आप लोग। तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स बनते थे 50,000, जबकि एक्चुअली इन्होंने काम किया है 60,000। क्या लग रहा है यहाँ से क्या निकल रहा है? ओके, ओवर टाइम इज पेड टू वर्कर्स एट 75% ओवर एंड अबव द स्टैंडर्ड वेजेस। तो ये ओवर एंड अबव स्टैंडर्ड वेजेस 75% दिया हुआ है, मतलब ये क्या है? ये ओवर टाइम का प्रीमियम दिया हुआ, वट एवर होगा देखेंगे। अच्छा कितना, चलो बता दो अब, अगर आप चल ही पड़े तो जी। ओके चलो लिख लो अपने पास। इन ऑर्डर टू इंक्रीज, वो लिखा नहीं उसने फौरन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी, in order to increase the production efficiency and reduce the conversion cost। conversion cost किसे कहते हैं? cost of conversion किसे कहते हैं? डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड्स। लेकिन सवाल के अंदर कौन से ओवरहेड्स गिवन है सिर्फ, तो इसका मतलब वो सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स की बात कर रहा है अब हमारे लिए सवाल में, तो ठीक है ना, वैसे तो फिक्स भी होते हैं। अच्छा जी, इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड्स, the management is currently evaluating various wages incentive plans। the production manager has suggested following options to the management। अब भाई मसला पता है क्या है? मसला ये है कि करंट के साथ कंपेयर करना है, एग्जिस्टिंग के साथ कंपेयर करना है। तो इसका मतलब 3 ऑप्शंस बनेंगे हमारे पास। एक हम एग्जिस्टिंग ऑप्शन की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा है, इवेल्युएट द ऑप्शंस इन कंट्रास्ट विद एक्सिस्टिंग एंड डिस्क्राइब द मोस्ट एंड एडवाइज द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। तो कॉस्ट तो सब पे ही चाहिए, हमें यहाँ पे कोई कॉस्ट गिवन है एग्जिस्टिंग की, और कॉस्ट होनी कौन सी है? सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट। सिर्फ एफिशिएंसी से भी क्या होगा? लेबर रेट बढ़ रहा है, लेबर एफिशिएंसी से आवर्स कम हो रहे हैं, ओवरहेड साथ दे दिए उसने, मटेरियल का कोई जिक्र है पूरे सवाल में? तो इसका मतलब 3 हमें ऑप्शंस बनाने हैं। एग्जिस्टिंग ऑप्शन में कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी है टोटल, और ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। क्या कहता है जी ऑप्शन 1 में? अच्छा चले पढ़ लेते हैं, फिर मैं प्लान कर लेता हूँ बोर्ड की परली साइड में मैं तीनों ऑप्शंस बना दूंगा और वर्किंग से मैं यहीं पे कर दूंगा, ठीक है ना, वरना तो फिर पूरा नहीं आएगा वहाँ पे। ओके चले। अच्छा वो कहता है इंट्रोड्यूस, ऑप्शन 1 क्या है जी? इंट्रोड्यूस आ पीस वेज सिस्टम एट द रेट ऑफ 72 पर यूनिट। भाई किसी बच्चे ने अगर इस दफ़ा अटैम्प्ट दियो तो मिलता जुलता सवाल कुछ इस तरह का इस दफ़ा भी आया हुआ था लेबर का, तो मतलब इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें लर्निंग कर्व है, जो मैंने आपको 3 लेक्चर्स लगा दिए थे, 3 लेक्चर्स हमने लगाए थे डिसीजन मेकिंग के अंदर, उसका सिग्निफिकेंट क्वेश्चन वहाँ पे जो किए थे वही थे, प्लस वो हर जगह घुसा होता था। हमें सवालों के अंदर भी तो आता था ना, डिसीजन मेकिंग के अंदर, रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर लर्निंग कर्व का यूज़ आ जाता है सवालों के अंदर, अलग से भी सवाल आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर ये डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, पहले उस तरफ ज़्यादा जाता था लेकिन ये इधर भी आने लग गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा करता है। आपने पिछले 2 रिसेंट अटैम्प्ट्स के सवाल देखे, पिछली अटैम्प्ट के अंदर इसी में से सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास जो सवाल होंगे, एक मैंने करवाया टॉय, उसके बाद सेंटोरस, अर्जेंटीना, और ये 4 सवाल। 5वां सवाल फिर मैं अगर रिवीजन में करवा दूँ तो ये 5 सवाल होंगे बस। लेबर में आपने ये सवाल करने हैं, जो स्टार्ट वाले किए हैं उनमें कोई एक आधा ये कर लेना सवाल जिसके अंदर उसने सारी चीज़ें रखी हुई हो, जिसके अंदर आपका ओवर टाइम भी हो, आपका बोनस भी हो, ठीक है ना, सारी चीज़ें जिस सवाल के अंदर मिल रही हो आपको, कोई एक आधा उनमें से कर लेना, वो सिर्फ बुनियाद बनाने के लिए थे, करने वाले सवाल यही, ठीक है। 4 सवाल ये जो आपके सामने है, 5वां अगर मैं कोई और करवा दूं या रिवीजन प्लान में डाल दूं वो कर लेंगे, ठीक है। ओके अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं? इंट्रोड्यूस करो पीस वेज सिस्टम और 72 रुपये पर यूनिट उनको दो। फिलहाल क्या कर रहे हैं हम?
42 रुपये पर आवर पे करो, 72 रुपये पर यूनिट इनको दो, प्रोडक्शन मैनेजर कह रहे हैं, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द करंट प्रोडक्ट एफिशिएंसी फ्रॉम 65% टू, नाउ दिस इज द मेन पॉइंट जिस वजह से मैं ये सवाल करवा रहा हूँ ऊपर वाले दोनों की बजाय। नहीं भाई, असल मसला ये है कि आज तक जितने भी सवाल हमने देखे उसमें एफिशिएंसी के बारे में उसने यूँ लिखा होता था कि एफिशिएंसी 6% बढ़ गई, एफिशिएंसी 6% कम हो गई, एफिशिएंसी 5% ये हो गई, 5% वो। इस दफ़ा उसने एफिशिएंसी परसेंटेज दे दी। आंसर गिवन है, ठीक है। एफिशिएंसी का बेसिकली क्या है, डिफरेंट वर्किंग है थोड़ी सी, हम करंट सिचुएशन पर क्या अच्छा वैसे एफिशिएंसी मैं यहाँ पे अगर वर्किंग वन, इसी को पहले बात करते करते वर्किंग बना लेता हूँ, फिर यही मैं वर्किंग वन यूज़ कर लूँगा जहाँ यूज़ करनी पड़ी, ठीक है ना जी। वर्किंग वन में कर रहा हूँ जनाब आपके साथ डिस्कशन। मुझे वैसे एक बात बताएं, छोड़ें इसको, सीएमए को छोड़ें, मुझे एक बात बताएं, आपके 3 पेपर्स हैं, आपने हर पेपर में, एक पेपर में आपने 57 नंबर लिए, एक में आपने 58 ले लिए, एक में आपने 65 ले लिए, टोटल कितना बनता है? तीनों पास हो गए। टोटल कितना बनता है जी? 183। सुभान अल्लाह। टोटल कितना है? तो आपने कितने नंबर लिए और टोटल कितने नंबर थे, तो कितने परसेंट? लो जी, आपकी एफिशिएंसी रही 60%। कुछ इस तरह की बात ही मैं करने लगा, ठीक है। आपको टोटल टाइम अलाउड कितना था और आपने टोटल टाइम लगाया कितना, ठीक है। कुछ इस तरह की बात है, वैसे ये शायद उस तरह से ना निकल सके, लेकिन चले एक और फॉर्मूला भी तो था आपको। एफिशिएंसी निकालनी हो अगर, तो आप क्या करोगे? आप बताओ टाइम सेव कैसे निकालते थे? चलो मैं जुगाड़ लगवाता हूँ आपके साथ ताकि आपको ये याद हो जाए ज़रा। टाइम सेव कैसे निकालते थे आप? टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स, यही करते थे आप। अच्छा, आप अब पता क्या करें, आप टाइम अलाउड, ये फॉर्मूला तो आपको याद है ना? बस ये फॉर्मूला आपको याद है ना? बोलो। अब इस फॉर्मूले को ही आपने यूज करना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैसे बनेगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस। टाइम सेव्ड का फॉर्मूला क्या है? टाइम अलाउड माइनस एक्चुअल टाइम, ये आगे आवर्स के अंदर टाइम सेव्ड। आपने टाइम सेव्ड नहीं निकालना, आपने अगर एफिशिएंसी निकालनी है, तो आप इसी को क्या कर दो और इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो अब तो याद रहेगा मेरे ख्याल से। तो ये वर्किंग नंबर 1 जो है, कोई रिवर्स वर्किंग नहीं, फिलहाल फार्मूला तो लिखने दो, ठीक है जी। मेरे पास एफिशिएंसी की जो रेशो आएगी, ये मैं आपको लिख देता हूँ। एफिशिएंसी परसेंटेज या रेशो जो भी कह लें, ऊपर लिखा हुआ है वही वाला इधर कन्वर्ट हो रहा है। टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन या यूनिट्स प्रोड्यूस कह लें, ठीक है जी। टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल एक्चुअल टाइम या टोटल एक्चुअल आवर्स, ठीक है जी। इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी, नहीं करेंगे तो ये 0.6, 0.4, 0.5 इस तरह से आ जाएगा। अब मामला क्या है? वो कहता है एग्जिस्टिंग जी, एग्जिस्टिंग क्या कहता है जी? एग्जिस्टिंग में एफिशिएंसी कितनी है? 65%। वो कह रहा है ये 78 पे जाएगी, तो एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी कितनी है? 60 के मिनट, यही वर्किंग अब फाइनल हो जाएगी ना, इसी की पिक्चर ले लेना फिर एंड पे, ठीक है ना। लो जी, ई का डंडा उधर ही और झंडा जेब। अच्छा जी, ओके नाउ क्या करें यार, बस ऐसा ही है, गुजारा करेंगे। एफिशिएंसी रेशो 0.65, टोटल एक्चुअल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मेरे ख्याल में तो ये कहीं नज़र आ रहा है हमें, ये तो टोटल एक्चुअल टाइम
1.5 आवर्स उसने लगाए हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में 60,000 आवर्स तो टोटल एक्चुअल आवर्स हैं, ऐसा ही है। तो इसका मतलब सवाल के अंदर टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मिसिंग था। जैसे स्टैंडर्ड टाइप होता था 50,000 तो नॉर्मल वर्किंग वीक है, मंथ है। जैसे वीकली आप कहते थे जी नॉर्मली 48 घंटे काम करेगा, उसने एक्चुअली किया कितना, 52 घंटे किया। उसके बाद फिर उसमें एफिशिएंटली कितना किया, वो आवर्स वगैरह निकालते थे, ठीक है। तो वो जो कहा करता था कि एक यूनिट इतने घंटे में बन जाना चाहिए, तो हम कहते थे अलाउड आवर्स इतने हैं, वो सवाल में मिसिंग थे। बात समझ आ रही है? उसने यूं लिखा होता ना मिसाल के तौर पे कि एक यूनिट के ऊपर 1.5 घंटा लगता है, तो हम कहते हैं अगर 40,000 यूनिट्स बनने हैं तो 1.5 घंटे के हिसाब से 60,000 घंटे इसने काम करना था। लेकिन वो तो नहीं, ये तो सेम हो गया ना, सॉरी मैं थोड़ा चेंज करता हूं। हम ये कहते हैं कि जी एक यूनिट बनने पे 2 घंटे लगने थे, मिसिंग है। उसने ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि एक यूनिट बनाने पर कितने घंटे चाहिए। उसने क्या कहा यहाँ पे, उसने कहा है एक्चुअल आवर्स लगे कितने पर यूनिट। ये नहीं बताया कि लगने कितने, अलाउड कितने थे, ये नहीं बताया उसने। यूं बताया था ना कि 2 घंटे अलाउड हैं, तो हम कहते हैं जी 40,000 जो बने हैं इसके लिए अगर 2 घंटे अलाउड हैं तो 80 घंटे अलाउड थे। उन्होंने 60 घंटे में मिसाल के तौर पे काम कर लिया, तो माशाल्लाह बड़े एफिशिएंट। तो वो जो माशाल्लाह कहने के लिए कंपैरिजन में जो अलाउड होने चाहिए थे, कितने अलाउड थे आपको एक्सेल प्रोडक्शन के लिए, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थे सवाल के अंदर। तो इस ये आईकेप का बहुत फेवरेट काम है। देखें सारी सीएमए के अंदर हमने यही देखा, जिस भी रेशो का या फॉर्मूले का आंसर गिवन होता है उसमें एक फिगर मिसिंग निकालनी होती है। एफिशिएंसी की परसेंटेज दे रहा है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपके सामने है, इनमें से कोई एक चीज होगी दूसरी मिसिंग कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास इस वक्त मिसिंग क्या था, टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये मिसिंग था। तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो हमारे सामने है उसमें हमने इसको बैलेंसिंग निकाल लिया, 60,000 आवर्स। जी बेटा, तो टोटल टाइम अलाउड कितना है जी, 39,000। अच्छा चलो ये तो आ गया। अब वो कहता है एफिशिएंसी इंप्रूव होकर 78% पे चली जाएगी। तो रिवाइज्ड, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 के अंदर क्या होगा जी, ऑप्शन 1 के अंदर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 0.78। टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एक है और टोटल एक्चुअल टाइम अलाउड दूसरी चीज है। मुझे बताएं एफिशिएंसी इंप्रूव होने का मतलब क्या होता है, अलाउड टाइम चेंज होता है या एक्चुअल टाइम चेंज होता है? अलाउड टाइम तो नहीं चेंज होता ना, अलाउड टाइम तो वही होता है हमने जो अलाउ किया होता है। एफिशिएंसी हम कैसे मेजर करते हैं यार, इतना टाइम अलाउड था और इतने में उन्होंने काम किया, तो जितने में उन्होंने काम किया एक्चुअल आवर्स बदलना उन्होंने। एफिशिएंसी में बदलने का मतलब क्या है, ये याद रख लेना आप, ठीक है, कि आपके नॉर्मली टाइम अलाउड जो है ये नहीं चेंज होता, ये नहीं बदलता आप लोगों की तरह, ठीक है जी। नॉर्मली ये नहीं बदलता, ये बदलता है नॉर्मली ओके। अनलेस के सवाल खुद कोई और फनकारी लगा दे, खामोशी केस में यही नॉर्मल बात है। एफिशिएंसी इंप्रूव होने का मतलब क्या है, अलाउड टाइम बदल गया, अलाउड टाइम बदल, गोल करने लगा था, अलाउड टाइम बदल गया, नहीं जी अलाउड टाइम नहीं बदला, जो एक्चुअल टाइम उन्होंने लिया है वो बदल गया, एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। तो अब अलाउड टाइम कितना था, ये ऊपर अभी क्या निकाला है, एग्जिस्टिंग के अंदर अलाउड टाइम निकल आया ना एग्जिस्टिंग के फॉर्मूला से, 39,000 आवर्स। एक्स क्या है इसमें, अब इस फॉर्मूला में एक्स क्या है बताओ, हाँ जी ये मिसिंग की वजह उसने, लेकिन मैंने कहा चलो ये बात करते करते साथ ही जो है ये भी निकल आएगा, और जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कहूँगा चलो जी वो वर्किंग 1 हुई पड़ी है, ठीक है, सही है। डिस्कशन भी होगी इस पॉइंट की कि कभी एफिशिएंसी इस तरह से दे दे तो उसकी तरीकाकार उसका ये है। अब ये बात समझाते समय तो एक वर्किंग होगी, अगर इनकी ज़रूरत पड़ गई सवाल के अंदर, पढ़नी ही है ऑप्शन 2 में जाकर, ठीक है, ऑप्शन 1 में जाकर, तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से यूज़ भी कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो एफिशिएंसी चेंज हुआ उसकी वजह से मुझे क्या मिल गया, टोटल एक्चुअल आवर्स, सवाल में मिसिंग थे।
50,000 आवर्स। हाँ, क्या सेम आ गया? तो वो चेंज हो गया ना, वो अब इस ऑप्शन में इंशाल्लाह फिर ओवर टाइम नहीं निकलेगा। उसने प्रोडक्शन मैनेजर है वो, को ऐसे मजाक समझा हो तुमने? उसने यही देखा होगा कि यार अगर इनको पर यूनिट करें ना तो इतने घंटों में ही ये काम कर देंगे, यूनिट के चक्कर में पैसे ज़्यादा देखकर शायद उसकी कैलकुलेशन होगी। हमें इससे क्या, अगर को ओवर टाइम होता, ये चेंज हो भी सकता था, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कभी भी चेंज नहीं होना था, ये चेंज हो भी सकता था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है कि उसने जब पीस रेट सिस्टम पे उसने पर यूनिट पे रेट को किया है कन्वर्ट, उसने कहा है कि इनको पर यूनिट के हिसाब से पैसे दो, तो जब हमने चेक किया तो एक्चुअल आवर्स कितने बन रहे थे? 50,000, जो कि नॉर्मल आवर्स के बराबर ही हैं। तो आप अगर गौर करेंगे तो इस ऑप्शन में उसने ओवर टाइम पे दिया ही नहीं होगा। और ठीक है, ऑप्शन 1 के अंदर ओवर टाइम का जिक्र ही नहीं है। अच्छा, अगर होता तो कर लेते, मतलब मिसाल के तौर पे ये कोई ये महज इत्तेफाक है कि 50,000 उसके बराबर आ गया जो हमारा नॉर्मल वर्किंग आवर थे, जरूरी नहीं है, ये 52, 53, 54 भी आ सकते थे, ठीक है। और फिर वो कह भी सकता था कि हमने इनको ओवर टाइम देना है, और ओवर टाइम कैसे देना है वो आवर्स के हिसाब से देना होता, शायद वो हम करते अगर होता तो, लेकिन इस ऑप्शन के अंदर था नहीं। पर चलो, बातों बातों में ये वर्किंग 1 हो गई बरकत के तौर पे, और ऑप्शन 1 खत्म भी हो गया। ऑप्शन 1 ठहर जाओ सारे इकट्ठे करके अभी एक ही बार जाते, ठीक। ऑप्शन 1 खत्म हो गया। ऑप्शन 1 में क्या है? पर यूनिट पे ले आओ, पर आर ना दो, ठीक है। यूनिट्स तो आपको बताया हुआ उसने 40,000 बनाने हैं, ओके। और दूसरा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो अब एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो कितने आवर्स लगेंगे? ओवर टाइम को नहीं आना इस ऑप्शन में, ठीक है। और कन्वर्जन के बारे में तो उसने बताया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड लेबर आवर्स जो हैं उनको हम फिर देखते हैं किस बेस पे लेंगे। ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 में कहता है इंट्रोड्यूस आ मंथली ग्रुप बोनस प्लान विद, अब ये बोनस प्लान जो है ना, धोखे के लिए अगेन लिख दिया, विद अ गारंटीड वेज ऑफ 48 पर आवर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड 1.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। फनकारी चेक करो, कहता है जो अभी 42 रुपए है ना, इस रेट को बढ़ा के 48 कर दें, लेकिन उनका स्टैंडर्ड लेबर रेट, स्टैंडर्ड लेबर आवर जो किधर गिवन थे 1.5 वो एक्चुअली दे रहे थे ना, वो कह रहा है कि यार इसको किस तरह कम करना है ना, उन्हें कहें कि यार थोड़ा सा ना आप 1.4 एक स्टैंडर्ड सेट करो 1, ये ऑप्शन इधर नहीं था एग्जिस्टिंग में, ये ऑप्शन 2 में कह रहा है कि इनका पैसा बढ़ाओ, पर और रेट बढ़ाओ। अब ये ऑर्ली में ही है, यहाँ पीसे में नहीं है, ऑप्शन 2 में 2 ऑप्शन दे रहा है, तो हमने 3 बनाने हैं, ठीक है। तो कह रहा है इनका पर आवर रेट बढ़ाओ, ठीक है, और साथ ही एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि एक यूनिट को आपने 1.4 आवर्स में बनाना है। वो देख रहा होगा ना कि 1.5 आवर्स ले रहे हैं, उसने कहा नहीं, इन लोगों को 1.4 आवर में ये काम कर दो, एक यूनिट बना लो, जरा तेज बनाएंगे, ठीक है, और उनका रेट बढ़ा दो। दिस प्लान इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ओवर टाइम बाय, अब ओवर टाइम जितना होगा वो 60% से कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ ऑप्शंस हैं जी, अब इनको 1 बाय 1 करते हैं। हैंडआउट आ गया भाई, चलो तो दे दो इनको हैंडआउट। अब प्लान क्या है जी? एवेल्यूएशन करनी है हमने ऑप्शंस की, ठीक है, एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड की, ठीक है। तो 3 ऑप्शन अलग अलग बना लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, हमने कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी है एग्जिस्टिंग में, और फिर कन्वर्जन कॉस्ट निकाल लेंगे ऑप्शन 1 में, फिर कन्वर्जन कॉस्ट निकाल लेंगे ऑप्शन 2 में। जो लोएस्ट होगा वो हम अलाउ कर देंगे। भाई मार्कर्स नहीं, मुझे लग रहा है मार्कर्स नहीं है मेरे ख्याल से, जल्दी कर लें। अच्छा जी, अब प्लान बेसिक पे कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर क्या आएगी? बेसिक पे और ओवर टाइम, बोनस का कोई जिक्र नहीं है, जिसमें है भी वो बोनस नहीं है, वो धोखा है, ठीक है ना। तो बेसिक पे प्लस बोनस लेबर कॉस्ट आ जाएगी, और प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, टोटल ये काम करना है, ये 3 बार करना है हमने। एग्जिस्टिंग, उप्स, अच्छा पानी सी, मैं डर गया, वैसे पानी क्या था कर रहा है इधर जी। क्वेश्चन नंबर 11, स्टैम्प्ड हैंड आउट नहीं है आए बड़े थे वो, मैंने मार्कर के लिए भगा दिया उनको, हैं जी। स्प्रिंग 11 का क्वेश्चन नंबर 3, आजकल वाले बहुत आसान। स्प्रिंग 11 का क्वेश्चन 3 ऐसा था, इसलिए मैं इसको उठा लाया। वैसे हो जाए तो फिर ये भी इजी हो जाता है, लेकिन ये 4 सवाल आपने करने हैं बस इन्हीं के अंदर। और इसमें ना सबसे ज़्यादा मसला है, इसको आप 2 दफ़ा कर लेना बेशक आज जाके, आज मैंने होमवर्क में कोई सवाल भी नहीं रखा। तो एग्जिस्टिंग हम करने क्या लगे थे जी? इवैल्यूएशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमने क्या करना है जी? इवैल्यूएशन ऑफ मोस्ट
इकोनॉमिकल प्लान, इन कंट्रास्ट, ये पहली लाइन आप लिखेंगे ना जो शुरू कर रहे हैं, ठीक है, इन कंट्रास्ट विद एग्जिस्टिंग एवेशन ऑफ मोस्ट इकोनॉमिक प्लान इन कंट्रास्ट विद एग्जिस्टिंग, ठीक है ना जी। ये काम हमने करना है। अब इसके लिए हमने 3 दफा इवैल्यूएशन के लिए वो टेबल सा बना लेना है, ये तो याद। तो ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 नहीं सॉरी, एग्जिस्टिंग प्लान, एग्जिस्टिंग प्लान के अंदर कन्वर्जन कॉस्ट ही निकालनी। एग्जिस्टिंग प्लान टोटल क्या निकालना है जी, कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी, ठीक है। बल्कि मैं लिख देता हूं, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग प्लान, लेकिन एज एन च रखो 2 और भी बनाने ने। तो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या होता है जी, मटेरियल होता है, वो है नहीं, कन्वर्जन नहीं होता, कन्वर्जन मटेरियल अलग होता है, ठीक है ना। तो कन्वर्जन में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में बेसिक पे लेंगे, उसके बाद ओवर टाइम प्रीमियम ऐड करेंगे, वही पुरानी तरतीब, एक एक लाइन छोड़ भी देते, बेसिक पे ले लेंगे, ओवर टाइम प्रीमियम ले लेंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी ये ग्रॉस वेजेस, फिर इसमें हम ऐड कर देंगे वेरिएबल ओवरहेड्स, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग के ऊपर चलते हैं, एग्जिस्टिंग को देख लें जी। ग्रॉस वेजेस या टोटल लेबर कॉस्ट, आप कहोगे जी वो मटेरियल लेबर एफ इस तरह से बोला कर, लेबर कॉस्ट, ठीक है, डन। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट आ जाएगी इस एग्जिस्टिंग पे। हाँ जी, सबसे पहले डाटा हमने निकाल रखा हुआ है, बेसिक पे किसकी दोगे मुझे बताओ, बेसिक पे किसकी देनी है, जो एक्चुअल उन्होंने काम किया है, जो एक्चुअल काम करते हैं बेसिक पे उसकी मिलती है, ओवर टाइम फिर उसी में से निकलता है, बोनस फिर उसी में से निकलता है। तो 60,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 42 रुपये से, ठीक है। 60,000 कैसे निकलना है, कोई लिख के दिखाना चाहे वहाँ पे बेशक दिखा दे। तो बेसिक पे 60,000, ये 60,000 कैसे निकला है हमारा, 1.5 था इंटू 40,000, ऐसे ही है, इंटू ₹42 पर आवर। जी बेटा बताएं, हाँ 2520, 1000 बता रहे हो, रुपीज इन थाउजेंड, ये तो यही पूरा हो गया। ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आवर्स सेव नहीं, तो बोनस के लिए होता है, ठीक है। ओवर टाइम आवर्स चाहिए होते हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। 42 का कितने परसेंट था, 42 इंटू 75 कितना था, 31.5 पर आवर। अब ओवर टाइम के आवर्स निकालने हैं, तो वर्किंग 2 ओवर टाइम के आवर्स की कर लेते हैं जी, वर्किंग कर लेना, इधर कर लेते हैं वर्किंग नंबर 2 जी बेटा, कर लेने दो, देख लेते हैं। फिर ओवर टाइम के आवर्स निकालने लगे जी हम। जी ओवर टाइम आवर्स का फॉर्मूला बता दो जी, ओवर टाइम आवर्स का फॉर्मूला बता दो जी। ओवर टाइम आवर्स कैसे निकालते हैं जी, टोटल एक्चुअल आवर्स इसको नीचे ले आते हैं ताकि एक ही बार फार्मूला लिखा रहे, बस करते जाएंगे जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी जी। टोटल एक्चुअल आवर्स माइनस नॉर्मल वर्किंग आवर्स। अच्छा, अब अगर ये टोटल, अच्छा वीकली सवाल होगा तो टोटल एक्चुअल आवर्स पर वीक है। क्या डिस्टर्बेंस चल रही है, जाना है? अच्छा हाँ, शुरू हो रही है क्लास, सर ने क्या कहा है? जाओ जरा चेक कर लो, जब सर आए ना तो फिर फौरन, सर उधर क्लास में आए तो सर कहना सर ने कहा हुआ था कि जैसे ही आप क्लास में आए बच्चों को बुलाने जा जाओ, फौरन ही उनको कह के निकलाना ताकि फिर इधर से फौरन बच्चों को बुला लेना। चलो हो गया, काम हो गया बस। या अगर ये हो गया तो जी टोटल एक्चुअल आवर्स। अच्छा ये अगर वीकली है तो वीकली टोटल आवर्स होंगे, वीकली नॉर्मल आवर्स होंगे तो वीकली, डेली है तो डेली।
अब मंथली है तो मंथली आ जाएगा जी। तो ऑप्शन 1 के अंदर नहीं, एग्जिस्टिंग, सॉरी ये एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग में ओवर टाइम आवर्स निकालने हैं हमने जी। बताइए एक्चुअल आवर्स कितने हैं, टोटल एक्चुअल आवर्स कितने हैं, टोटल एक्चुअल आवर्स कितने हैं 60,000 और नॉर्मल कितने हैं जी 50,000। तो 60 माइनस 50, आसान है ना कि मुश्किल है? बात वही बेसिक्स वाली चल रही है, लेकिन वहाँ बेस बनी होती है तो बड़े सवालों के अंदर ये काम हो पाते हैं, ठीक है ना। बस लेकिन वो दोबारा नहीं करने, बस वो रिवीजन के अंदर एक आधा उनमें से कोई रिवीजन पर्पज़ के लिए अगर करना भी चाहो तो एक आधा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा यही वाले करने हैं, ठीक है। यही कर लीजिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह जी। बोलें एग्जिस्टिंग में ओवर टाइम आवर्स कितने आ गए 10। अब 10,000 आवर्स सिर्फ निकालने बाकी थे, बाकी तो सारा कुछ हुआ पड़ा है ऑप्शन 1 के अंदर। 10,000 आवर्स, वर्किंग नंबर 2। ये 42 इंटू 75% भी यहाँ लिख सकते थे, लेकिन चलो आंसर दे दिया। उसमें ज़रा बचत ये हो जाती है कि इस आंसर को लिखने का टाइम बच जाता है। ओवर टाइम प्रीमियम में गिवन हो तो ऐसे ही बताया था ना कि आपको कि 42 इंटू, एक मिनट यूँ भी कर सकते हैं ज़रा, और टाइम बच जाएगा ज़रा। ये वर्किंग नंबर 10,000 आवर्स आए हैं जी, वर्किंग नंबर 2 से इंटू रुपीज़ 42 इंटू 75%, यूँ लिख लिया करें ताकि कैलकुलेटर पे ये काम हो जाए, ये आंसर लिखने का टाइम बच जाएगा, ठीक है ना जी। 315 या 75? 15 ओके, 0 भी है प्लीज जी बताइए। टोटल लेबर कॉस्ट आ गई 2835 जी, सुनाइएगा। नहीं मैं तो कह रहा हूँ अलग अलग ही लेके चलते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, बना लें। ग्रॉस वेजेस कहते थे जिसको हम, या लेबर कॉस्ट कह लें, ठीक है। इसलिए कि तीनों में ना डिफरेंट चीज़ें चलनी है तो मैं अलग अलग बना रहा हूँ, आप इकट्ठा कर सकें बेशक करें, ठीक है। अब इसमें हमने क्या ऐड करना है जी, बस वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ हमने ऐड करनी है। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में उसने कोई छेड़खानी नहीं की, एग्जिस्टिंग, सॉरी अभी तो एग्जिस्टिंग चल रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 75 रुपीज़ पर आर है, ठीक है। रुपीज़ के आगे सिर्फ डैश है, ये ना समझे कि प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, हाँ ये इतनी सी हुई है, ठीक है जी। अब 75 पर आर है। नॉर्मल आवर्स के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड्स होने चाहिए या एक्चुअल आवर्स के हिसाब से? हमेशा याद रखना एक्चुअल के हिसाब से। तो 75 रुपीज़ पर आवर है और एक्चुअल आवर्स कितने हैं, तो ये हमने 60,000 आवर्स लिखे। कौन से वाले, कौन से वाले याद रखना, ये एक्चुअल होंगे। सारा कुछ ही एक्चुअल होता है, लेकिन एक ऑप्शन में ना यहाँ पे स्टैंडर्ड वाली उसने जो चवल मारी है वो फिर अलग से देखना पड़ेगा, वरना हमेशा क्या होता है एक्चुअल ही होते हैं। बेसिक पे में एक्चुअल आवर्स आते हैं, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट भी एक्चुअल आवर्स, ठीक है जी। एक्चुअल आवर्स इनटू ₹75 पर आवर जी, 4500, और टोटल कॉस्ट कितनी बन गई 7335। ऐसे ही बेटा हमने बाकी ऑप्शंस को भी करते जाना है 1 बाय 1, और जो लोएस्ट होगा वो हमारा मोस्ट बेनिफिशियल। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट ना ऑप्शन 2, चलो बल्कि ऑप्शन 1 में जो मुश्किल काम था वो तो हमने कर ही लिया है, ठीक है। ऑप्शन 1 ही कर देते हैं। ऑप्शन 1, इंट्रोड्यूस अ पीस वेज सिस्टम एट 72 रुपीज़ पर यूनिट। यूनिट्स कितने थे, यूनिट्स कितने थे पर मंथ? यूनिट्स हैं 40,000 और 72 पर यूनिट, ठीक है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले बेसिक पे लिखते हैं, लेकिन मसला क्या है, पहले ये वाला काम दोबारा करना पड़ेगा। टोटल कन वर्जन कॉस्ट अंडर ऑप्शन 1 है, लो जी, रुपीज इन थाउजेंड्स जी बेटा। बेसिक पे, बेसिक पे अब आवर्स में नहीं है, बेसिक पे अब यूनिट्स में है, तो 40,000 यूनिट्स, 40,000 यूनिट्स नजर आ रहा है तुम्हें? ये तो इधर होके बैठो ना, कांड पीछे लुक जाना। अच्छा उधर तुम पीछे चल रहे हो जी। 40,000 रिकनसाइल कर रहा हूँ, 40,000 यूनिट्स इनटू रुपीज कितना 72 पर यूनिट, 72 पर यूनिट, और ऊपर क्या था पर आवर।
ये क्या था ₹42, क्योंकि वो आवर्स थे, 42 पर आवर। ओके चलो जी बताओ जी आंसर 2880। उसके बाद ओवर टाइम प्रीमियम है, इसके लिए हम चेक करते हैं ओवर टाइम आवर्स कितने हैं। सर अदनान का वॉइस नोट आया हुआ है, ज़रा पॉज करिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ से हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये FAR 2 वाले बच्चे अब जा रहे हैं सर की कॉल के बाद। तो पार्ट 2 में फिर मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग छोटा सा ही होगा मेरे ख्याल में, 10 मिनट में सवाल हमारा हो जाना है, 10 से 15 मिनट में। उसके बाद फिर एक क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये पार्ट 2 यहाँ पे एंड कर दें, पार्ट 2 शुरू करते हैं। सॉरी, पार्ट 1 एंड करते हैं और पार्ट 2 शुरू करते हैं।